नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में काले घने बादल छा गए। दोपहर में ही अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने लगी है। बादल और बारिश के कारण तापमान भी नीचे आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी हल्की बारिश होगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। काले बादलों से दिन में ही अंधेरा छा गया। और मेरी सहयोगी श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा दिल्ली से। श्रेया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, मौसम भी सुहाना हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी सेंट्रल दिल्ली के जो मंडी हाउस सर्किल वहाँ पे मौजूद है और आप मौसम देख सकते हैं। ये ही छवि करीबन 1 घंटे से है और बहुत ही ज़ोर से बरस रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आसपास की जो सड़कें हैं उसमें थोड़ी वाटर लॉगिंग भी शुरू हो गई है, जो दिल्ली की प्रॉब्लम है। 1 घंटे से ऐसा मौसम है और ना कि सिर्फ केवल दिल्ली में, नोएडा में, हालांकि पूरे एनसीआर रीजन में बादल छाए हुए हैं और ऐसे भारी बरसात अभी जारी है। और कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन शायद ऐसा ही रहेगा, बारिश चलती रहेगी। करीबन सोमवार तक मौसम विभाग से यही खबर आई है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन आज का जो मौसम है वो भारी बरसात जारी रहेगी। करीबन 1 घंटे से ये हाल है। हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है और आप जो देख रहे हैं, बादल अभी भी पूरी काली तरीके से छाई हुई है और पूरी बरसात, एकदम भारी बरसात अभी भी चल रही है। जी, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट श्रेया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज छुट्टी का दिन है तो दिल्ली वाले ट्रैफिक से तो बच जाएंगे, लेकिन मौसम का यही रुख कल भी रहने वाला है। और चलिए अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 15 लोगों की मौत हो गई। इडुक्की और कोट्टायम में कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। पंबा नदी में खतरनाक स्तर पर जल स्तर पहुंच गया है। त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने भगवान अयप्पा के भक्तों से सबरीमाला मंदिर न जाने की अपील की है। मौसम विभाग में पठानमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 7 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्लापुझा, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं? इस वक्त स्थिति कैसी है और रेस्क्यू का काम कैसा चल रहा है? हम इस समय इडुक्की जिले में हैं। 2 जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो उनमें से एक था कोट्टयम और दूसरा इडुक्की। और इडुक्की की तस्वीर अगर मैं दिखाऊंगा, ये देख करके दरअसल दिल दहलाने वाली है। पीछे पूरा जो मलबा है कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। पहाड़ से सब कुछ मानिए जैसे धराशायी हो गया हो। शुक्रवार शाम से बरसात शुरू हुई और शनिवार को सुबह सब कुछ सेकंडों में ये पूरा मलबा नीचे आ गया। अकेले 6 लोगों के शव यहीं से बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ, पुलिस, क्विक रिस्पांस टीम, इन सब की ओर से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑटो रिक्शा देख पा रहे हैं, ये यहाँ से निकला है। पीछे पहाड़ का जो हिस्सा है वहां पर कई लोगों के घर थे। ये ऊपर जाने वाला पूरा रास्ता था। तो आप समझ सकती हैं कि जब इस तरह मलबा आएगा तो आखिर जो कोई भी यहाँ होगा वो किस हाल में होगा। सब कुछ मलबे के नीचे, जान माल, दुकान मकान सब कुछ आ गए। और इतना ही नहीं, ये मौसम की जो लुका छिपी है वो बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि रुक रुक के अगर बरसात होती रहेगी तो ऊपर मलबा कच्चा है, वहां से पहाड़ और भी दरकेंगे। और नीचे की तस्वीर दिखाएं, बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। प्राथमिकता ये है कि कई लोग अभी भी लापता हैं। उन लापता लोगों के बारे में जानकारी मिल सके और अगर कोई मलबे में दबा हो तो उसे कम से कम सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इन सब के बीच मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ और कई सारे दूसरे इलाकों में या तो ऐसी ही लैंडस्लाइड है या फिर जो गांव एक दूसरे जिलों को जोड़ने वाले थे वहां की सड़कें टूट चुकी हैं, वो एक दूसरे से कट हो चुके हैं। तो अब बड़ी चुनौती है कि राहत और आपदा में जो बचाव कार्य है उसको लेकर के वहां कैसे पहुंचा जाए। मनिका जी, आशुतोष, और ये भी बताइए कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कहां पर लोगों को लेकर जाया जा रहा है?
जो निचले लो लाइन इलाके जिनको हम कहते हैं, जहां पर पानी का स्तर बढ़ा था, बहुत लोगों के घर हैं जो प्रवाह का शिकार बन गए। तो जितने नजदीकी सरकारी स्कूल हैं वहां ले जाया गया ताकि उनको वहां पर रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं, खाना पीना वो मुहैया कराया जा रहा है। अब दूसरी एक बड़ी चुनौती है कि पूरे इलाके में बिजली ठप है, तो उसके लिए जो एसडीआरएफ की क्विक रिस्पांस टीम है वो लगी हुई है। बिजली विभाग लगा हुआ है कि कुछ कुछ इलाकों में बिजली रीस्टोर कर दी जाए। ज्यादातर जो इलाके थे उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, लेकिन अभी जैसे हम जहां पर खड़े हैं, आसपास ये जो पूरा इलाका है ये अभी भी खतरे में है। बरसात और तेज हुई है, मलबा पूरा नीचे आ चुका है, न जाने कितने घर और भी चपेट में आ सकते हैं। तो बड़ी चुनौती ये भी है कि जो प्रशासन के आप देख पा रहे हैं, आईजी से लेकर के एसपी, डीएम, जो भी बड़े अधिकारी वो खुद आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अभी भी इन इलाकों में हैं जहां फिर से घटना अगर बढ़ती है तो जानमाल का नुकसान ना हो, उनसे अपील भी की जा रही है कि साथ में वो खाली करके चले जाएं। ज्यादातर लोग यहां से निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं और वो इस वजह से भी कि अगर नदी के दूसरी तरफ आप देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां भी बैठे हैं। यकीन नहीं होता ये देख करके कि नदी का पानी 40-50 फीट ऊपर तक चला जाएगा। नदी के दूसरे पार आप अगर देख पा रहे हो तस्वीरों में कि ये जो पेड़ पौधे हैं सब कुछ यहीं से नहीं आए हैं, ये पीछे कई किलोमीटर पीछे से आए हैं। और अगर इतने बड़े दरख्त आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी का प्रवाह कितना होगा, कितनी शक्ति रही होगी उसमें। और इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बेहद अहम और मुश्किल भी हो जाता है। एक एक करके इन जड़ों को निकालना, पेड़ पौधे हैं, न जाने लोग भी हैं, तो कोशिश ये भी है कि अगर कोई दबा हुआ है तो उसे समय रहते निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैं जो कह रहा हूं, यहाँ मौसम बन रहा है, जैसे बारिश तेज होती है मलबा फिर नीचे गिरने का डर होता है और साथ ही नदी में जलस्तर न बढ़ जाए। इन सब चुनौतियों के बीच तमाम एजेंसियां यहाँ जान माल बचाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। बिल्कुल आशुतोष, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनको देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही होंगी। बाढ़ और बारिश से इतनी बड़ी मुसीबत केरल में आ गई है, आगे मौसम विभाग की प्रेडिक्शन क्या कहती है? क्या मुश्किल कम होगी या बढ़ेगी? जो रेड अलर्ट था वो लगभग अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में है, जिसमें इडुक्की भी है और साथ ही कोट्टयम है और आसपास के दूसरे जिले हैं। इसमें बरसात हो सकती है, यानी ज्यादा से गंभीर जो तेज बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। लेकिन अब ये स्थिति ये नहीं हो सकती कि जो नदी है उसका पानी फिर से पिछले स्तर तक बढ़ जाए। तो यहाँ तो राहत है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे पश्चिमी घाट, खासकर ऐसी तस्वीरें जहां आपको देखने को मिलती हैं, अगर यहाँ बरसात तेज होती है तब राहत और बचाव कार्य मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मलबा नीचे आने लगेगा, पानी के साथ दरख्त नीचे गिरने लगेंगे और आगे जो घर हैं, लोग बसे हुए हैं, आबादी है, उन पर फिर खतरा हो सकता है। तो अब उस तरह के अलर्ट की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट है और जिस तरह का येलो अलर्ट कुछ इलाकों में है, वहां राहत बचाव कार्य के साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि समय रहते लोगों को चेतावनी दी जा सके, वहां से इवैक्यूएशन हो सके। और इतना ही नहीं, आसपास के जितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, चर्च हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, एनजीओ हैं, वो सब मिलकर के सामने आए हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं प्रभावित इलाकों में, उन तक मदद पहुंच सकते, उन तक खाना पहुंच सके और जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था यहाँ पर रिस्टोर हो सके। शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो केरल में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हें बेहद सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिशन यूपी की, जहां चुनाव से पहले अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया और कहा यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है, और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो किसान अपनी मांग करे तो उस पर टायर चढ़ा देंगे कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के
और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। गांधी परिवार पर बीजेपी के हमलों की भी बौछार जारी है। एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में एक ही परिवार का विकास होता था, लेकिन मोदी राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बदला था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। परिवारवाद के सवाल पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे जब वो अंडमान निकोबार के दौरे पर थे। नेताजी को, उनके जीवन को जब भी देखते हैं तो हमें हमेशा महसूस होता है कि नेताजी के साथ अन्याय हुआ। आजादी के आंदोलन के इतिहास का एक तेजस्वी तारा, ध्रुव तारा, आज जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे लगता है जितना महत्व नेताजी को मिलना चाहिए उतना महत्व शायद नेताजी को नहीं मिला। सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को, उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया है, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। जिन द्वीपों का पुनः नामकरण किया गया, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, कभी इन लोगों को विचार ही नहीं आया, कभी विचार नहीं। गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, महात्मा गांधी नहीं भैया, आप गलत मत समझते, उनका भी नाम तो नहीं बोलते। ये दो परिवार के अलावा किसी का विचार ही नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में आतंकी हमले का गुस्सा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान वाले मैच पर भी भड़का है। पंजाब के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह और आतंकी हमले के पीड़ित ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का विरोध किया है। उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारियों को मार रहा है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ। उसके कुछ हालात होते हैं, जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ, इतने पैसे जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं, जहाँ वो हथियारों पे लगाते हैं हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उनको आगे बढ़ने में लगाएं तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा।
खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर है। अन्नपूर्णा इलाके में मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ लोगों ने दूसरे गुट पर बमबारी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। दुर्गापुर में विसर्जन के बाद बमबारी की घटना हुई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए, बांग्लादेश में जिस ढंग से परिकल्पित तरीका से दुर्गा पूजा पर हमला हुआ, एक नहीं कोई स्थान पर हुआ, एक साजिश था। उस साजिश को हमारा पश्चिम बंगाल में साकार करने का कोशिश कुछ मौलवादी लोग कर रहे हैं और दुर्गापुर का घटना इसी का ही एक ताजा नतीजा है। इसीलिए देखिए, सबको सचेत रहना चाहिए, सरकार को भी सचेत रहना चाहिए और ऐसा सांप्रदायिक हमला या बांग्लादेश का कोई हमला का प्रभाव या बांग्लादेश का कोई हमला का साजिश इधर कामयाब ना हो, इसके लिए सारे लोगों को, जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, जो शांति बनाए रखने के लिए जो कदम उठाना चाहिए। तमाम अहम और बड़ी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। खबर भोपाल से। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक सनकी कार सवार ने एक बच्चे को रौंद दिया। मामला उस वक्त भड़का जब विसर्जन जुलूस की भीड़ के बीच में एक तेज रफ्तार कार घुस आई और लोगों के विरोध करने पर कार सवार ने बैक गियर लगाई और भीड़ के बीच कार को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इस हादसे में एक बच्चा कार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।